देश में खनन माफियाओं का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है। यहाँ रेत का अवैध खनन करने वाले माफिया ने 3 लोगों को गाड़ी समेत जिंदा जला दिया। इनमें बीजेपी के एक नेता की भी मौत हुई है। इससे पहले देश के कई इलाकों में खनन माफियाओं के खौफ की खबरें आती रही हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में आखिर हुआ क्या था, रेत का कारोबार इतना बड़ा कैसे बन गया और क्यों इस कारोबार को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें बार बार सामने आती है। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। 17 जून 2026 की रात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोहनत क्षेत्र में रेत के कारोबार को लेकर 2 पक्षों के बीच चला आ रहा पुराना विवाद खूनी हिंसा में बदल गया। इस हमले में बीजेपी के पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह त्रिपाठी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाद में 2 अन्य लोगों नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच रेत खनन के कारोबार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और शुरुआती जांच में इसी रंजिश को हमले की मुख्य वजह माना जा रहा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस इलाके की रेत खदान का ठेका भरत सिंह के परिवार को मिला था। इसके बाद स्थानीय लोगों के अनुसार सोहनत, कैलाशपुर, तेलीमुड़ा, बेलिया और झिंगुरा में रेत ढुलाई और खनन से जुड़ी कथित अवैध वसूली पर कब्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि ये झगड़ा कई महीनों से भरत सिंह ग्रुप और भाजपा नेता मनोज त्रिपाठी के परिवार के बीच चल रहा था। 17 जून की रात भरत सिंह त्रिपाठी अपने साथियों के साथ 2 गाड़ियों टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कॉडा से जा रहे थे। भरत सिंह त्रिपाठी इलाके में लंबे समय से सक्रिय भाजपा नेता थे और स्थानीय स्तर पर उनका राजनीतिक प्रभाव भी माना जाता था। फॉर्च्यूनर में भरत सिंह के अलावा नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह भी सवार थे। आरोप है कि रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उनका पीछा किया और एक टिपर ट्रक से फॉर्च्यूनर को कई बार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई और उसके दरवाजे जाम हो गए। इसके कुछ ही देर बाद गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के बाद भरत सिंह त्रिपाठी गाड़ी के अंदर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल सके। उनकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई। वहीं नागेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले बैकुंठपुर जिला अस्पताल और फिर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की भी मौत हो गई। इस पूरे हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 और लोग घायल हैं। अब फॉर्च्यूनर में आग लगी कैसे, इसको लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। मृतकों के परिजनों और कुछ आई विटनेसेस के आरोप है कि हमलावरों ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वहीं पुलिस का कहना है कि फॉर्च्यूनर बिजली के खंभे से टकराई थी, इसलिए ये भी जांच की जा रही है कि आग पेट्रोल डालने से लगी या टक्कर के बाद किसी तकनीकी वजह से। फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है और लास्ट कंक्लूजन रिपोर्ट आने के बाद ही सच सामने आएगा। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों अक्षय त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और मन्नू त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच हत्या, आपराधिक साजिश और रेत कारोबार से जुड़े पुराने विवाद तीनों ही पहलुओं से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसे समझने के लिए सिर्फ इस घटना को देखना काफी नहीं है। इसके पीछे उस पूरे कारोबार को समझना होगा जहां रेत सिर्फ निर्माण का सामान नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की कमाई का जरिया बन चुका है। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेत आखिर इतनी कीमती क्यों है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के मुताबिक पानी के बाद रेत और बजरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। हर साल दुनिया में लगभग 50 अरब टन रेत और बजरी का इस्तेमाल होता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े निर्माण बाजारों में से एक है। नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, स्मार्ट सिटी और लाखों नए घर, इन सबके लिए बड़ी मात्रा में रेत की जरूरत पड़ती है। इसलिए जैसे जैसे शहर बढ़े, निर्माण बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा, वैसे वैसे रेत की मांग भी तेजी से बढ़ती चली गई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। आप सोच रहे होंगे कि भारत में राजस्थान जैसे राज्यों में इतना बड़ा रेगिस्तान है, फिर निर्माण के लिए नदी के रेत की जरूरत क्यों पड़ती है? दरअसल हर तरह की रेत निर्माण के काम नहीं आती। रेगिस्तान की रेत के कण हवा के कारण लंबे समय तक घिसते रहते हैं, इसलिए वो बहुत गोल और चिकने हो जाते हैं। ऐसे कण सीमेंट के साथ उतनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाते जितनी निर्माण के लिए जरूरी होती है। वहीं नदियों से मिलने वाली रेत के कण कंपैरेटिवली रफ और एंगुलर होते हैं। यही वजह है कि कंक्रीट बनाने में इसकी पकड़ बेहतर मानी जाती है। इसलिए निर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा मांग नदी के रेत की होती है। हालांकि अब इस दबाव को कम करने के लिए कई राज्यों में पत्थरों को क्रश करके बनाई जाने वाली एम सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। लेकिन आज भी देश के बड़े हिस्से में नदी की रेत पर निर्भरता बनी हुई है। यहाँ एक बड़ी समस्या है, निर्माण में इस्तेमाल होने वाली रेत हर जगह से नहीं निकाली जा सकती। सबसे अच्छी रेत नदियों के किनारे और नदी के तल से मिलती है, लेकिन इसकी मात्रा सीमित होती है। अगर जरूरत से ज्यादा रेत निकाल ली जाए तो नदी का बहाव बदल सकता है, पुलों की नींव कमजोर पड़ सकती है, वाटर लेवल प्रभावित हो सकता है और आसपास की खेती पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार रेत खनन के लिए नियम बनाती है और तय करती है कहां से, कितनी और किस तरीके से खनन किया जाएगा। यहीं से शुरू होता है अवैध खनन का खेल।
रेत की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन वैध तरीके से मिलने वाली रेत उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाती। ऐसे में कई जगह तय सीमा से ज्यादा खनन किया जाता है। रात के अंधेरे में बिना अनुमति के रेत निकाली जाती है, फर्जी रॉयल्टी पर्चियों का इस्तेमाल होता है और सरकारी नियमों को दरकिनार कर ट्रैक्टर, डंपर और पोकलेन मशीनों से नदियों से रेत खोदा जाता है। यहीं से इस कारोबार में बड़ी कमाई शुरू होती है। एक तरफ सरकार से वैध ठेके लेने वाले लोग होते हैं, तो दूसरी तरफ अवैध तरीके से रेत निकालने वाले गिरोह। जहां करोड़ों रुपए का कारोबार होगा, वहां उस पर कब्जे की लड़ाई भी होगी। कई जगह यही लड़ाई गैंग वॉर में बदल जाती है। स्थानीय दबंग, ठेकेदार, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण के आरोप भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे नेटवर्क को आम भाषा में रेत माफिया कहा जाने लगा है। छत्तीसगढ़ की घटना भी इसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों में पिछले कुछ सालों में रेत के कारोबार को लेकर कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और शासन की भी बड़ी चुनौती बन चुका है। अब एक एक करके उन घटनाओं पर भी नजर डालते हैं। 11 जून 2025 को राजनांदगांव जिले के मोहट गांव में ग्रामीणों ने कथित अवैध रेत खनन का विरोध किया था। आरोप है कि इसके बाद खनन से जुड़े लोगों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी थी। करीब 6 राउंड गोलियां चली, जिनमें 3 ग्रामीण घायल हुए थे। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया था। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और लापरवाही के आरोप में संबंधित थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया था। इसके ठीक 2 दिन पहले यानी 9 जून 2025 को गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र में पैरी नदी के पितई बंद रेत घाट पर अवैध खनन की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर हमला हुआ। पत्रकारों का आरोप था कि रेत माफिया से जुड़े लोगों ने उनका कैमरा और पहचान पत्र छीन लिया, उनके साथ मारपीट की और 2 बार हवा फायरिंग भी की। हमले के दौरान पत्रकारों ने अपनी जान बचाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वो प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते दिखाई दिए। बाद में जिला प्रशासन ने मामले में संबंधित खदान संचालकों को नोटिस जारी किया था। और ये घटनाएं सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। साल 2012 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में युवा IPS अधिकारी नरेंद्र कुमार अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने निकले थे। आरोप है कि खनन में इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अवैध रेत खनन की तरफ खींचा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों से भी समय समय पर ऐसी खबरें आती रही है, जहां अवैध रेत खनन रोकने गई पुलिस और प्रशासन की टीमों पर हमले हुए। कई जगह अधिकारियों को धमकियां मिली, सरकारी गाड़ियों पर हमले हुए और पत्रकारों ने भी आरोप लगाया कि अवैध खनन की रिपोर्टिंग करना उनके लिए जान का जोखिम बन गया है। यानी ये सिर्फ चोरी छिपे रेत निकालने का मामला नहीं है। कई इलाकों में कारोबार इतना बड़ा और इतना बेनिफिशियल हो चुका है कि उस पर कब्जे की लड़ाई हिंसा में बदल जाती है। यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ पर्यावरण या खनन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कानून व्यवस्था की भी बड़ी चुनौती बन चुका है। अब एक और सवाल उठता है, अगर रेत निकालने के लिए सरकार नियम बनाती है, खनन के लिए लाइसेंस देती है और हर जिले में निगरानी की व्यवस्था भी होती है, तो फिर अवैध खनन होता कैसे है? इसे समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि भारत में रेत का कारोबार चलता कैसे है। रेत निकालने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को सीधे नहीं मिल जाता। आमतौर पर राज्य सरकारें उन जगहों की पहचान करती है जहां पर्यावरणीय नियमों के तहत सीमित मात्रा में खनन किया जा सकता है। इसके बाद नीलामी या टेंडर के जरिए खनन पट्टे यानी लीज दी जाती है। जिस कंपनी या व्यक्ति को ये लीज मिलती है, उसे तय नियमों के भीतर रहकर ही रेत निकालने की अनुमति होती है। यानी हर रेत खनन अवैध नहीं होता। देश में बड़ी मात्रा में वैध खनन भी होता है, जिससे निर्माण उद्योग की जरूरतें पूरी होती है और सरकार को राजस्व भी मिलता है। दिक्कत तब आती है जब ये खनन अवैध हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, ये सरकार और पुलिस की नाक के नीचे पनपता है। कई इलाकों में पुलिस और माफियाओं की साठगांठ के साथ ये पूरा धंधा चलता है। पुलिस की जिम्मेदारी इस अवैध खनन में जो होती है वो निभाई नहीं जाती, और जब निभाई जाती है तो IPS अफसर तक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सरकार को अगर लगता है कि ये खनन गुपचुप तरीके से चलता है, तो उन्हें उस इलाके में जाकर देखना चाहिए। बड़े बाजारों में इन अवैध खनन के ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आ जाएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई इस घटना की जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट और जांच के बाद ये भी पूरी तरह साफ हो जाएगा कि गाड़ी में आग कैसे लगी थी और घटना में किसकी क्या भूमिका थी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अवैध रेत खनन पर मौजूदा कानून और कार्रवाई पर्याप्त है, या इस पर और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।